गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम जो है ग्लूट जॉइंट मैनुअल का चैप्टर नंबर 1 और 2 कल हमने देख लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या है? कल हमने इसे एक्चुअली स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जो है डायमेंशनल चेक तक ही हम गए थे। थोड़ा सा हम रिकनेक्ट कर लेंगे, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा बात करता है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ग्लूट जॉइंट। ग्लूट जॉइंट की टेस्टिंग और उसकी जांच किस तरीके से हो। कल मार्किंग वगैरह के बारे में, रेल के सप्लाई के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में, G3S कहाँ लगता है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ग्लूट जॉइंट। ऑल द फैसिलिटीज फॉर कैरिंग आउट स्टिपुलेटेड टेस्ट ऑन द ग्लूट जॉइंट शैल बी अवेलेबल एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट। ठीक है। नेक्स्ट, लॉट के बारे में क्या कहा था? लॉट साइज 50 जॉइंट्स और पार्ट देयर ऑफ shall form the lot for the purpose of testing and inspection of the joint। यानी कि क्या कहा था कि मतलब एक लॉट जो होगा 50 जॉइंट का होगा, तो एक लॉट अगर 50 जॉइंट का है तो उसमें एक टेस्टिंग होगी। अब अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स लेस देन 50 है तब भी हम जो है एक उसको जो है एक लॉट पकड़ के उसमें से टेस्टिंग करेंगे। 50 से ज्यादा है, 50 है तब भी एक, 50 से ज्यादा मान के चलो 70 है तो दो हो जाएंगे, क्योंकि एक फर्स्ट 50 के लिए, बाकी सेकेंड 20 के लिए। अगर मान के चलो 99 100 भी हो गए तब भी दो ही होंगे। 100 के ऊपर चले जाएगा, समझो 110, तो तीन हो जाएंगे, फर्स्ट 50, सेकेंड 50 और थर्ड जो 10 उसके लिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो 50 जॉइंट्स और पार्ट देयरऑफ का मतलब ये होता है। ठीक है, कि कितना मतलब सैम्पलिंग साइज, ये एक्चुअली लॉट साइज मतलब सैंपल साइज कितना है, वो कितने जॉइंट का टेस्टिंग करना है, उसके लिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कल का डायमेंशनल चेक। तो इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हम लोग रेल की वर्टिकलिटी, रेल की स्ट्रेटनेस वर्टिकल डायरेक्शन में, और साथ ही साथ में हमारे क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं जरा सा सिर्फ एग्जांपल के लिए समझो, ये जो जॉइंट हो गया आपका, ग्लूट जॉइंट हो गया, और इसके ऊपर हमें लगाना है एक पट्टी। यहाँ हमें क्या लगानी है? एक पट्टी लगानी है। तो सपोज यहाँ पर हम एक पट्टी लगाते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे, समझो मैंने पट्टी लगाई, और पट्टी लगाने के बाद, सपोज ये पट्टी मैंने लगाई, अब ये पट्टी लगाने के बाद वर्टिकल का क्या है लॉजिक? वर्टिकल में ये कह रहा है कि अगर ये ऊपर की तरफ मेरा जॉइंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया है, तो इसके अंदर ऊपर की तरफ +1 mm, ये कल का ही रिवीजन है, +1 mm तक होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अगर सपोज ऐसा हो, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ इसी के अंदर, यहाँ मान के चलो अगर हमारा जॉइंट ऐसा हो कि ये इधर से डिप हो रहा है, से इट इज गेटिंग डिप, इस तरीके से, यानी मेरा जॉइंट थोड़ा सा नीचे की तरफ, हॉगिंग जॉइंट जिसे हम कहते हैं ना, समथिंग वैसा, अगर वैसा कुछ होगा तो बीच में कुछ वैल्यू आएगी, है कि नहीं? बीच में कुछ वैल्यू आएगी, तो दिस इज नॉट परमिटेड। अगर ऐसा होगा कि बीच में कुछ वैल्यू आ रही है, तो ये जो है +1 का मतलब क्या है कि एंड पे अगर +1 मिल रहा है, यानी कि जॉइंट थोड़ा सा ऊंचा है, एक्सेट्रा अप टू +1, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे के केस में, यहाँ पर जो अगर डाउन आ रहा है -0, यानी कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं, क्योंकि ये 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट एज से हम चेक कर रहे हैं, तब की बात है। वी आर टेस्टिंग इट विथ 1 मीटर स्ट्रेट एज। 1 मीटर स्ट्रेट, जैसे वेल्डिंग वगैरह के टाइम पे यूज करते हैं ना, उसी टाइप की यहाँ पर भी एक पट्टी हुआ करती है। ठीक है, ये तो हो गया लैटरली, ये तो प्लान में था। अब लैटरली, साइडवेज, साइडवेज में भी ऐसे ही कहा है कि साइडवेज में चाहे हमारा गेज फेस हो चाहे नॉन गेज फेस हो, यहाँ ज्यादा टेंशन नहीं है। अप टू +-0.5 साइड में जो पट्टी लगाएंगे, +-0.5 तक चल सकता है। यहाँ मैंने कल पढ़ा था, उसी को हमने आज आगे ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? डायमेंशनल चेक है ना हमारे 8 पॉइंट, 3.2 क्या है? डायमेंशनल चेक। क्या कह रहा है? ऑल द अदर टेस्ट, यानी कि जो हमारे यूएस ग्लूट जॉइंट की टेस्टिंग है, उसमें पहला टेस्ट है डायमेंशनल चेक। लॉट साइज बता दिया, उसके बाद में डायमेंशनल चेक फर्स्ट पॉइंट है। अगर जॉइंट, इफ द जॉइंट्स आर डायमेंशनली सेटिस्फैक्ट्री, डायमेंशनल चेक अगर जॉइंट हमारे पास करते हैं, अगर हमारे जॉइंट डायमेंशनल चेक पास करते हैं, तभी हम क्या करेंगे? तभी हम क्या करेंगे? ऑल द अदर टेस्ट शैल बी कैरिड आउट।
अगर डायमेंशनल चेक पास नहीं करता तो आगे के टेस्ट नहीं किए जाएंगे। ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग पैरा 3.3 ग्लूट जॉइंट मैनुअल का। यहाँ पर क्या कहता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन ड्राई कंडीशन। हम सब जानते हैं कि ग्लूट जॉइंट में कुछ और टेस्ट भी होते हैं। इंसुलेशन टेस्ट ड्राई कंडीशन में होता है, वेट कंडीशन में होता है, पुल आउट टेस्ट होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है ड्राई कंडीशन टेस्ट की। क्या कह रहा है, each joint shall be subjected to insulation resistance test in dry condition। यानी कि पानी में नहीं, सूखा होगा ग्लूट जॉइंट, उस कंडीशन में टेस्ट करेंगे। उसमें वोल्टेज कितना होगा, मेजरिंग वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी। ड्राई टेस्ट में 100 वोल्ट डीसी का मेजरिंग वोल्टेज होगा। शाल बी अप्लाइड अक्रॉस द जॉइंट। इसका मतलब क्या, इसको सिंपल समझ लेते हैं कि समझो ये हमारा जॉइंट है, ये समझो मेरा जॉइंट है, समझो ये मेरा जॉइंट है, यहाँ एंड से ये मेरा एक समझो प्लस जॉइंट हो गया माइनस। तो ग्लूट जॉइंट समझाने के लिए मैं प्लस माइनस करता हूँ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब टेस्ट करेंगे तो जो भी हमारा टेस्ट का जो इक्विपमेंट होगा, मेगर वगैरह होगा, उसका एक एंड यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ पर होगा, और जो भी आपका वोल्ट मीटर होगा, जो कुछ भी जिसको मेगर बोलते हैं, जिसके अंदर भी रीडिंग आती है, उसको ऐसा टेस्ट किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक दोनों कनेक्शन, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, इससे लेके लगाया जाएगा। शैल बी अप्लाइड अक्रॉस द जॉइंट द वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, ड्राई टेस्ट में इंसुलेशन वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन, यानी शॉर्टकट में अगर मैं लिखूं तो ड्राई टेस्ट में, इन केस ऑफ ड्राई टेस्ट, दिस वैल्यू रेजिस्टेंस शुड नॉट बी, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी, उसको ऐसा लिखते हैं, रेजिस्टेंस resistance should not be less than 25 ओम्स। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओहम, हम जानते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, 25, ड्राई टेस्ट में 25 ओहम से कम नहीं होनी चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर किया हमने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुल आउट टेस्ट। अब पुल आउट टेस्ट के बारे में भी क्या कर रहा है, जैसा वो पहले कर रहा था डायमेंशनल के बाद में बोला था ना इंश्योरेंस टेस्ट में, ऐसे यहाँ पे पुल आउट टेस्ट में क्या कर रहा है, जैसा नाम है उसी से समझ में आता है। पुल आउट टेस्ट यानी कि हमारी जो ग्लूट जॉइंट होगी, जो भी हमारी ग्लूट जॉइंट होगी, इनके बीच में क्या किया जाएगा, कुछ एक पुल फोर्स लगाया जाएगा। सिंपल लॉजिक यही है, इसमें ज्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। पुल आउट टेस्ट में क्या करेंगे, मान ली दोनों जो है ग्लूट जॉइंट के एंड होंगे, यहाँ पर मान के चलो मेरी ग्लूट जॉइंट की पट्टी लगी हुई है, से यहाँ पे ये मेरा ग्लूट जॉइंट की पट्टी लग रही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पुल आउट टेस्ट, जैसे द नेम सजेस्ट, इसको क्या किया जाएगा, पुल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। टेंशन दिया है, पुल आउट यानी टेंशन, टेंशन टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। टेंशन दिया जाएगा और देखा जाएगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है तो मजबूती कितनी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर भी, वो पहले ही पॉइंट कह दे रहा है, ओनली इफ द जॉइंट्स आर फाउंड सेटिस्फैक्टरी इन डायमेंशनल चेक एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन ड्राई कंडीशन। अगर पहला जो टेस्ट हमारा था, पहला टेस्ट था डायमेंशनल वाला, इसमें पास किया, उसके बाद दूसरा था ड्राई कंडीशन में ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन ड्राई कंडीशन, अगर ये दोनों को पास करता है तब हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तब हम जाएंगे पुल आउट रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए। किसके लिए, पुल आउट टेस्ट के लिए जाएंगे। ये एकदम क्लियर कर जाए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया जाता है इस पुल आउट टेस्ट के अंदर, वो यहाँ देख लेते हैं हम लोग जरा। The pull-out test shall be conducted by suitably. The pull-out test shall be conducted by suitably gripping the two rail pieces of the joint and subjecting the joint to axial tension। जो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया, क्या किया हमने पुल आउट टेस्ट के लिए, दोनों रेल पीसेस जो होंगे उसके दोनों एंड को क्या किया जाएगा, ग्रिपिंग किसी तरीके से आप उसको होल्ड करेंगे मजबूती से, दोनों एंड्स को, ये किधर पे किधर पे, एंड सब्जेक्टिंग द जॉइंट टू एक्सियल टेंशन along the axis, along the length, एक्सियल टेंशन यानी कि पुल फोर्स, एक्सियल पुल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेट्स रीड कर लेते हैं हम लोग क्या है वो। वन मेथड ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट इज टू होल्ड वन एंड ऑफ द ग्लूट जॉइंट विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट एज फिक्स्ड एंड। एक तरफ फिश प्लेट को फिक्स एंड पे लगा देंगे और अदर एंड में क्या करेंगे, मूविंग द फ्रेम, एक एक तरफ को फिक्स कर दिया, दूसरे वाले को मूव करेंगे।
ठीक है, उसके लिए कुछ एक वेज वगैरह है ग्लूट जॉइंट के खांचे के अंदर डाल के करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं। अदर मेथड ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट इज टू होल्ड द ग्लूट जॉइंट विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट्स एट बोथ द एंड्स। यहाँ पर भी एक फिश प्लेट लगा के पुल किया जाए, यहाँ पर भी किया जाए। और एक इसके अंदर एक एंड को फिक्स कर दिया जाए, दूसरे वाले को मूव किया जाए हाइड्रोलिक जैक की सहायता से। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन सा तरीका किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरर कैन अडॉप्ट एनी अदर मेथड आल्सो विद द अप्रूवल ऑफ आरडीएसओ, यानी दो तो स्टैंडर्ड तरीके, इसके अलावा आरडीएसओ अप्रूवल से कोई और भी टेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये जो जॉइंट है इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल फोर्स, जिसको पुल आउट टेस्ट हम बोलते हैं। तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स आना चाहिए, ये मकसद है। तो उसके लिए इन्होंने दो तरीका प्लस उसके अलावा कहा कि आरडीएसओ से अप्रूवल लेके और भी कोई तरीका है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पुल आउट टेस्ट हमने किया, पुल आउट टेस्ट हमने किया, तो उसकी एक्सेप्टेंस वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल कब होगा आपका पुल आउट टेस्ट के अंदर जो है ग्लूट जॉइंट। द टेस्ट जॉइंट शैल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल acceptable if there is no indication of separation between end post and rail ends visible to the naked eye at the pull out load values given in the table below। यानी कि अब अलग अलग आपका रेल का सेक्शन है, आपके अलग अलग रेल का सेक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 75 पाउंड की भी कुछ रेलें हैं, कुछ 90 पाउंड की है, कुछ 52 केजी की है, कुछ 60 केजी की। जो भी हमारा केस होगा रेल का सेक्शन का उसके हिसाब से फर्दर इन्होंने क्या किया है, G3L के लिए अलग दे दिया है, G3S के लिए अलग दे दिया है। यानी ये फिश प्लेटेड और SWR के ट्रैक का ग्लूट जॉइंट है और ये LWR और CWR का है। तो वहां पर क्या करना है, पुल आउट फोर्स कहाँ तक लगाना है, पुल आउट फोर्स की वैल्यू अगर 60 केजी की रेल है तो 170, ठीक है, और अगर 52 केजी की रेल है तो 150 तक ये लोड अप्लाई किया जाएगा। ये फोर्स लगाने के बाद में क्या कह रहा है, द टेस्ट जॉइंट शैल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इफ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन एंड पोस्ट एंड रेल एंड्स। क्योंकि हमने क्या किया है, रेल के एंड को जब कट किया था हमने, तो रेल के एंड को बिल्कुल स्मूथनिंग करके साफ सफाई करके वहां पर हमने जो है ग्लू अप्लाई किया था, रेजिन अप्लाई किया था, फिर एंड पोस्ट लगाया था दोनों तरफ से। तो अब जब ये पुल आउट फोर्स हम लगाएंगे, जब हम पुल आउट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस केस में एंड पोस्ट रेल एंड को छोड़ना नहीं चाहिए, यानी बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो कि एंड पोस्ट रेल एंड से निकलना नहीं चाहिए। और इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप या कोई ऐसा टेलीस्कोप वगैरह यूज नहीं करना है, विजिबल टू द नेकेड आइज। नेकेड आइज से हमको दिखाई दे, नंगी आंखों से हमको दिखाई दे कि भाई अलग नहीं हुआ है। ठीक है, अगर इतने फोर्स तक वो रेजिस्ट कर सकती है तब हम क्या करेंगे, दिस लॉट इज एक्सेप्टेबल, दिस लॉट हैज पास पुल आउट टेस्ट। इसका मतलब सिंपल क्या है, लॉट हैज पास पुल आउट टेस्ट। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, अब आगे बढ़, द बेसिस फॉर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ द लॉट विद रिस्पेक्ट टू पुल आउट टेस्ट शैल बी एज फॉलो। अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दिया, लोड तो बता दिया 60 केजी G3L, 52 केजी G3L, G3S, ये सब दे दिया। क्या कह रहा है, बेसिस फॉर या एक्सेप्टेबल है कि रिजेक्शन है, उसको कैसा डिसाइड करेंगे। तो क्या कह रहा है, रैंडमली 4 जॉइंट शुड बी सेलेक्टेड, 4 जॉइंट रैंडमली जो लॉट होगा हमारा, उस लॉट में से कितने जॉइंट को सेलेक्ट करना है हमें, 4 जॉइंट को। फिर इन चारों में से आउट ऑफ दीज 4 ओनली 2 जॉइंट्स आर टू बी सब्जेक्टेड टू पुल आउट टेस्ट। यानी कि हमने लिया कितना सैंपल, कितना लिया हमने, हमने सैंपल लिया 4, लेकिन इन चार में से हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, से 1 2 3 एंड 4, 4 का सैंपल लिया। इन चारों में से क्या करना है, कोई भी 2 ले लेना है। चलो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर 2 जॉइंट ले लिए, से 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 हमने ले लिया। तो क्या कहता है, इनको इन दोनों इन चारों में से, इसे जॉइंट नंबर है 1 2 3 4 जॉइंट नंबर है ना, तो इन चारों में से 2 ले लिया, 2 लिया। अब अगर इसके अंदर मान के चलो अब क्या है, 2 ही की टेस्टिंग करनी है, तो बोथ जॉइंट्स पास, मान के चलो ये दोनों पास कर जाते हैं, लॉट नंबर जॉइंट नंबर 1 जॉइंट नंबर 2 दोनों पास कर जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है, बोथ जॉइंट्स पास। तो क्या करेंगे, लॉट इज क्लियर फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन वेस्ट कंडीशन। यानी कि अगर डायमेंशनल चेक के बाद में
ड्राई कंडीशन का भी पास हुआ और पुल आउट टेस्ट में भी पास हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे कौन सा टेस्ट के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वेट कंडीशन में हम जाएंगे। अगर ये चारों में से जो दो शुरू में हमने टेस्ट किए थे वो पास हुए थे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि दोनों जॉइंट जो है हमारे फेल हो गए, बोथ द जॉइंट्स आर फेल्ड। अगर दोनों जॉइंट फेल हो गए तो क्या करेंगे, बोथ द जॉइंट्स आर फेल, लॉट इज रिजेक्टेड। अगर ये दो फेल हो गए तो लॉट को रिजेक्ट कर दिया। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है कि इसके अंदर से एक जॉइंट फेल हुआ, मान के चलिए 1 नंबर वाला हमारा फेल हो गया, वन जॉइंट फेल्स। अब बचे मेरे पास तीन जॉइंट्स, एक वाला पास हो गया, ये वाला फेल हो गया, अब बचे मेरे पास और दो जॉइंट। तो अब क्या करेंगे, एक जॉइंट फेल हो गया, एक पास हुआ, तो अब ये जो 3 नंबर और 4 नंबर है, अब ये जो 3 नंबर और 4 नंबर है, ये वाले, ये दोनों, इन दोनों को हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, वन जॉइंट फेल्स, इफ वन जॉइंट फेल तो रिमेनिंग टू जॉइंट शुड बी टेस्टेड। तो क्या करेंगे, इन दोनों जॉइंट की, बचे कुछ दोनों जॉइंट की टेस्टिंग करेंगे। फिर आगे कहते इफ बोथ पास, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों ही पास हो रहा है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, लॉट इज क्लियर्ड फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन टेस्ट कंडीशन। यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या बताया, फोर्स तो यहाँ पे बता दिया कितना कितना फोर्स लगाना और उसको जो है एंड पोस्ट को छोड़ना नहीं है। लेकिन ये टेस्टिंग की पास फेलियर कैसा किया, चार लेना है, चार जॉइंट ले लेना है, चार में से शुरू में कोई दो पे एट रैंडमली, इन चारों में से कोई भी दो ले सकते हैं, दो को लेके हमें टेस्टिंग करना है। अगर टेस्ट करने के दौरान ये दोनों पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, हम सीधे चले जाएंगे वेट टेस्ट के लिए। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक फेल हुआ, ठीक है, कोई एक फेल हुआ, पहले ये थर्ड वाला पॉइंट आ गया, चलो सेकंड डिस्कस। अगर इन चार में से दो लिए थे, ये दोनों फेल हो गए, तो फिर बाद में अगले दो को टेस्टिंग करने के लिए नहीं कह रहा। दोनों पास हुए थे तो लॉट को सीधे हमने पास कर दिया। दोनों फेल हो गए तो अगले दो टेस्ट नहीं करना, सीधे क्या करना है, लॉट को रिजेक्ट कर देना है। लॉट को क्या करना है, बोथ जॉइंट्स फेल, लॉट इज रिजेक्टेड। लेकिन वो कह रहा अगर दो नहीं, सिर्फ एक फेल हुआ, एक बचा है, अब ये जो दोनों बचे हैं इनकी टेस्टिंग करना है। अगर ये जो दोनों है पास हो गए तो अब ये पूरा लॉट क्लियर कर दिया गया है और अगले वेट वेट टेस्ट कंडीशन के लिए। लेकिन इनमें से अगर कोई भी फिर फेल हो रहा है, इनमें से अगर कोई भी फिर फेल हो रहा है तो हमारा एंटायर लॉट फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इतनी बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन वेट कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन वेट कंडीशन, only two joints out of those joints which have successfully withstood insulation resistance test in dry condition and pull out test shall be tested for insulation resistance in wet condition। यानी कि हमने जो टेस्ट किए ड्राई कंडीशन के लिए, जो जॉइंट लिया था, समझो मान के चलो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ। ड्राई कंडीशन में एक ये टेस्ट लिया था मैंने, ये सैंपल लिया था, ठीक है, दो तीन सैंपल ले लेता हूँ। ये सारे कौन से जॉइंट्स हैं, ये वो जॉइंट्स हैं जो हमारे जो है, जिसने पुल आउट टेस्ट, सॉरी, ड्राई प्लस पुल आउट पास्ट, ऐसे कोई भी इनमें से कोई भी दो, ठीक है, ड्राई प्लस पुल आउट टेस्ट दोनों को पास किया, ऐसे कोई भी दो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को, जैसे भी तीन चार और भी मैंने बनाया, इनमें से क्या करेंगे, इन दोनों को, ये और ये दोनों सैंपल को लिए लिया, ये जो दो सैंपल्स होंगे इन्हें हम लोग यूज करेंगे वेट कंडीशन में टेस्ट करने के लिए। यानी कि जो ड्राई और पुल आउट में जो सैंपल टेस्ट किए थे, पास किए थे, वही जॉइंट को यूज करना है, दूसरा यूज नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है। अब वेट कंडीशन है तो इसको पानी में डुबा के रखना तो पड़ेगा कि वेट कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस देता है। तो क्या कहता है, द जॉइंट्स जिनकी टेस्टिंग करनी है, द जॉइंट शैल बी इमर्स्ड इन वाटर फॉर 48 आवर्स इन सूटेबल क्लीन वाटर टैंक। क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्लूट जेल का सैंपल, मान के चलो मिसाल के तौर पे ये हमारे दो सैंपल ये हो गए, एक ये वाला और सही है दूसरा ये वाला। तो इनको क्या करेंगे,
एक हमारा जो है क्लीन वाटर टैंक होगा, साफ सुथरे पानी का एक टैंक टैंक होगा, काफी बड़ा होगा, क्योंकि सही सी बात है ग्लूट जॉइंट की टेस्टिंग करना तो लंबी लंबी रेलें होती है, तो बड़ी टैंक होगी। तो इसको क्या करना है, इसको 48 घंटे यानी 2 दिन तक पानी के अंदर डुबो के रखना, इमर्स्ड इन वाटर फॉर 48 आवर्स इन सुटेबल क्लीनिंग वाटर टैंक। ठीक है। फिर इसके बाद में 48 घंटे के बाद हमने क्या किया, इनको निकाला बाहर, इन दोनों को निकाला बाहर। और निकालने के बाद में क्या कहता है, इसके बाद रेजिस्टेंस चेक करना है ना हमको। क्या कहता है, रेजिस्टेंस शैल बी मेजर्ड immediately after taking out the joint from the water by applying measuring voltage of 100 volt DC across the joint and measuring current by an ammeter capable of measuring current up to microamperes। शॉर्टकट में यहाँ पर भी मेजरिंग वोल्टेज वही है जो ड्राई में था, 100 वोल्ट डीसी का। क्या कह रहा है, जैसे आपने टैंक में 48 घंटे के अंदर आपने डुबो के रखा था, आपने निकाला, उसके तुरंत बाद क्या करना, इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग आउट द जॉइंट फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तुरंत निकालने के बाद क्या करेंगे, अब ये सैंपल को मैंने ले आया बाहर, टैंक के बाहर ले आया। ठीक है, मान के चलो हमने इसको बाहर रख दिया। ठीक है, ये जो भी मेरे सैंपल्स है दोनों को हमने क्या किया, अब निकाल के पानी में से बाहर रख दिया। अब ये जो सैंपल्स होंगे इनमें जैसा हमने पहले टेस्टिंग किया था वैसे ही कुछ यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, कितना करंट देंगे, वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी। ठीक है, इसके अंदर दोनों तरफ से 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट डीसी का करंट सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये वाले में भी और यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। अमीटर से चेक करेंगे हम लोग, मेजरिंग करंट अप टू माइक्रो एम्पियर्स, यानी कि माइक्रो एम्पियर यानी कि लीस्ट काउंट इसकी ज्यादा होगी, ठीक है नहीं, तो उससे अमीटर से चेक किया जाएगा। वहां पर 25 ओम्स आया था ड्राई में, यहाँ पर क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। The insulation resistance determined by the ratio of voltage to the current in ampere shall not be less than 3 kilo ohms for each of the joints। तो यहाँ पर कितना, किससे कम, देखो हम अब हमको थोड़ा बहुत बेसिक तो पता है इलेक्ट्रिक का, वो यहाँ यूज करना है। वोल्टेज यानी V इक्वल्स आई आर, वेर I इज करंट, V इज वोल्टेज, R इज रेजिस्टेंस। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। वो यहाँ पे कह रहा है ना, रेशियो ऑफ वोल्टेज, V अपॉन आई। V इज क्या, रेशियो ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज इन एम्पियर, वोल्टेज टू करंट, वोल्टेज टू करंट। ये शैल नॉट बी लेस देन, ये वैल्यू, दिस वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 3 किलो ओहम। This resistance should never be less than, should not be less than 3 किलो ओहम, 3 किलो ओहम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर कर दिया है, वेट कंडीशन में क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 3 किलो ओहम, लेस देन 3 किलो ओहम से नहीं कम होना चाहिए। अब जो हमारे ये दोनों सैंपल थे, हमने जो टेस्ट किए थे, ये दोनों मान के चलो वेट में पास हो गया, वेट कंडीशन में क्या हो गया, पास हो गया। इफ बोथ द जॉइंट पास दिस टेस्ट द लॉट विल बी एक्सेप्टेड। तो जो पूरे 50 का जो लॉट था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, सैंपल पास हो गया, उसकी हम लोग एक्सेप्टेंस ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ये टेस्ट। कितने टेस्ट हो गए हमारे, सबसे पहला ड्राई टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, फिर उसके बाद में वेट टेस्ट, 3 टेस्ट हमने करना था। अच्छा, ये ड्राई टेस्ट की भी पहले डायमेंशनल था, सॉरी, यहाँ पहले डायमेंशनल, फिर ड्राई, फिर पुल आउट, फिर बाद में वेट टेस्ट, ये 4 टेस्ट हमने करने थे। ठीक है, आगे क्या कहता है, पीसेस ऑफ रेल्स ऑफ टेस्टेड जॉइंट शैल बी रिटर्न बाय द मैन्युफैक्चरर टू द रेलवे और परचेसर।
जो भी जो टेस्ट की जिन जॉइंट पे टेस्ट किया गया उनकी जो रेल के टुकड़े होंगे वो क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर ग्लूट जॉइंट का है वो रेलवे या परचेसर जो भी होगा उसको क्या करेगा, लौटा देगा। आगे क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ पुल आउट टेस्टेड जॉइंट। जिन जॉइंट के ऊपर पुल आउट टेस्ट हमने किया, हमने टेंसाइल फोर्स लगाया था ना उसके बारे में। द पुल आउट टेस्ट द पुल आउट टेस्टेड जॉइंट शैल नॉट बी रिपेयर्ड और वेल्डेड। जो पुल आउट टेस्ट में जो जॉइंट जो है पुल आउट टेस्ट, उसके अंदर समझो समझो फेल हो गया या कुछ भी होगा, ना उसको रिपेयरिंग की जाएगी ना उसकी वेल्डिंग की जाएगी। क्या करना पड़ेगा, इट शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क नॉट टू बी पुट इन ट्रैक। इसको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नॉट टू बी पुट इन ट्रैक ऑन बोथ सर्फेसेस ऑफ द वेब ऑफ द रेल ऑन either side of the joint with approved enamel red paint immediately after the pull out test। यानी मान के चलो ये मेरी ग्लूट जॉइंट है, सॉरी मान के चलो ये मेरा ग्लूट जॉइंट है, और हमने इसको पुल आउट टेस्ट किया। इसके बाद में ये जो है पुल आउट टेस्ट जिस रेल पे हुई उसको ट्रैक में यूज करना ही नहीं है। इसके लिए क्या कह रहा है, उसमें क्या करना है, क्लियरली मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है वो लिख रहा हूं मैं, वेब पे लिखना है दोनों तरफ, नॉट टू बी पुट इन ट्रैक। ठीक है, इस तरफ भी लिखेंगे दूसरी तरफ भी लिखेंगे, आगे पीछे सब तरफ लिख देना है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर यूज कर लिया लिखने के टाइम, उन्होंने बोला रेड कलर से लिखना चाहिए। इससे रेड कलर से ये मेंशन करना है, ये रेल के वेब के ऊपर नॉट टू बी पुट इन ट्रैक। ठीक है, ये करना है। दूसरी बात, द पुल आउट टेस्टेड जॉइंट शैल बी डिसमेंटल्ड, यानी ओपन कर देना, डिसमेंटल्ड सून आफ्टर इंस्पेक्शन। पुल आउट टेस्टेड जॉइंट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, खोल देना है, निकाल देना है। ठीक है, फिश प्लेट may be reused in subsequent fabrication if their condition is satisfactory। अगर फिश प्लेट कंडीशन अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसको अगले जो है सब्सिक्वेंट फैब्रिकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ रिजेक्टेड लॉट। जो लॉट हमारा रिजेक्ट हो गया उसको कैसा हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्पोजल कैसा करेंगे। क्या कहता है, ईच जॉइंट ऑफ द रिजेक्टेड लॉट शैल बी मार्क्ड विथ रेड पेंट ओवर एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर लेंथ एट बोथ एंड। ठीक है, तो जो रिजेक्टेड लॉट है उस पर रेड पेन से 30 सेंटीमीटर की लंबाई यानी 1-1 फुट तक दोनों एंड पे लिख देना है। क्या लिख देना है, रिजेक्टेड लॉट, ये लिख देना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमने देखी आज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ ग्लूड जॉइंट शैल बी मेंटेन्ड इन प्रोफार्मा एज गिवन इन एनेक्स्चर जी। एनेक्स्चर जी के अंदर प्रोफार्मा है, उसके हिसाब से जो है आपका ग्लूट जॉइंट के मेंटेनेंस के बारे में रिकॉर्ड रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। एनेक्स्चर जी देखना है हमें, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। एनेक्स्चर जी, लेट अस सी व्हाट इज दैट एनेक्स्चर जी। ये एनेक्स्चर जी है एक्चुअली। एनेक्स्चर जी क्या है, प्रोफार्मा फॉर मेंटेनिंग, दिख रहा नहीं साफ, वो सी जैसा दिख रहा है लेकिन दिस इज नथिंग बट जी। कौन सा एनेक्स्चर है हमारा, एनेक्स्चर जी है। ठीक है, एनेक्स्चर जी है। तो इसके अंदर क्या, प्रोफार्मा फॉर मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, सीरियल नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, जॉइंट नंबर, ड्राइंग नंबर। पेज नंबर 2 में क्या है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, टोटल नंबर्स ऑफर, नंबर ऑफ जॉइंट्स फेल, यानी सब टेस्टिंग फैसिलिटी का सब डेटा है। ठीक है ना, वो सब चीजें इसके अंदर क्या है, डेट ऑफ डिस्पैच कंसाइनी, जॉइंट डिस्पैच, प्रोफार्मा फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर ग्लू एंड फाइबर ग्लास, तो रेजिन हार्डनर, सब चीज के बारे में। इसका वहाँ के स्टॉक के बारे में एक्चुअल में है, तो इससे हमारा जो है ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, किस तरीके से ग्लू जॉइंट की असेंबली वगैरह की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर है।
इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लूड। पहले टेस्टिंग के बारे में बात थी, अभी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की बात है। तो प्रिलिमिनरी क्या कहता है, स्लीपर स्पेसिंग की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, स्लीपर स्पेसिंग, the sleeper spacing under glued joint shall be the same as that of intermediate sleeper। यानी कि जहां पर भी ग्लूड जॉइंट है वहां पर स्लीपर स्पेसिंग उतनी ही होगी जो इंटरमीडिएट स्लीपर, यानी हमारे ट्रैक में आम तौर पे जो स्लीपर स्पेसिंग, मिसाल के तौर पे अगर हमारा 1660 का स्लीपर डेंसिटी है, हम जानते हैं जब हम स्पेसिंग निकालते हैं तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ जाती है 600 mm। तो 600 mm अगर चलते आ रहा है वही चलते रहने देंगे तो ग्लूड जॉइंट में भी वही स्पेसिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ पे उनका बोलने का मतलब है। नेक्स्ट, बिफोर लेइंग ऑफ द ग्लूड जॉइंट इट शैल बी एंश्योर्ड दैट एटलीस्ट 10 स्लीपर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉइंट आर प्रॉपर्ली पैक्ड टू द करेक्ट लेवल। ग्लूड जॉइंट बिछाने से पहले क्या करना है, बिफोर लेइंग ऑफ द ग्लूड जॉइंट इट शैल बी एंश्योर्ड दैट, क्या इंश्योर करना, एटलीस्ट 10 स्लीपर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉइंट आर प्रॉपर्ली पैक्ड टू द करेक्ट लेवल। ठीक है, यानी कि ये मेरा ग्लूट जॉइंट है, मान के चलो ये मेरा ग्लूट जॉइंट है। ठीक है, ये मेरा ग्लूट जॉइंट है, तो इसके, या फिर ऐसा करते हैं पहले अपन रेल बनाते हैं, पूरी रेल ही बना देते हैं हम। समझे, ये मेरी रेल है जिसके अंदर से ये मान के चलो मेरा क्या है, ग्लूट जॉइंट है। हाँ, ये मेरा ग्लूट जॉइंट है। तो क्या कह रहा है, जिन अभी मैं स्लीपर को नीचे यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है नीचे की तरफ हम स्लीपर मार्क कर, तो कह रहा है ये जो पोर्शन है ना, तो मैं यहाँ पे स्लीपर के नंबर्स तो नहीं बनाऊंगा, खाली वो जो क्या कह रहा है वो बता रहा हूँ। ग्लूट जॉइंट के आइदर साइड 10 मीटर इधर, 10 स्लीपर इधर, जहां से भी आपका ग्लूट जॉइंट शुरू हो रही है, आपका ग्लूट जॉइंट इधर है, 10 स्लीपर आइदर साइड। ठीक है, लिख देते हैं 10 स्लीपर, इधर 10 और यहाँ पर भी 10 स्लीपर्स, दोनों तरफ जो है 10 10 स्लीपर्स। क्या करना है उसको, जॉइंट्स आर पैक्ड टू द करेक्ट लेवल, उसकी पैकिंग जो है अच्छी, बिल्कुल मजबूत पैकिंग हो, 10 स्लीपर तक क्या हो, इनकी पैकिंग बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। ग्लूट जॉइंट के आइदर साइड में 10 10 स्लीपर तक पैकिंग हमारी बिल्कुल करेक्ट, जो अलाइनमेंट होना चाहिए उसके हिसाब से होना चाहिए। ये एक्चुअली एक गुड प्रैक्टिसेस में आता है। नेक्स्ट बोलता है, प्रॉपर केयर शैल बी टेकन इन ट्रांसपोर्टिंग द जॉइंट्स टू साइड ऑफ लेइंग सो दैट, यानी अब क्योंकि हमारी ग्लूट जॉइंट आमतौर पे कहाँ बनती है, फैक्ट्री में बनती है कि नहीं, तो उसको साइड पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर केयर बी शैल बी टेकन इन ट्रांसपोर्टिंग द जॉइंट टू साइट ऑफ लेइंग सो दैट नो डैमेज इज कॉज ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से लाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जो है डैमेज लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान ना हो। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन ऑफ ग्लू जॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इंस्टॉलेशन ऑफ ग्लू जॉइंट। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ जॉइंट द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड। क्या है इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर, क्या है, तो पहला क्या कहता है, ए पॉइंट पढ़ लेते हैं। सुटेबल लेंथ ऑफ रेल, कल हमने पढ़ा था कि मिनिमम लेंथ ऑफ रेल शुड बी 6 मीटर। तो यहाँ पे कहता है कि सुटेबल लेंथ ऑफ रेल डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द जॉइंट टू बी इंसर्टेड, कितना लंबा जॉइंट इंसर्ट करना है उसके हिसाब से सुटेबल लेंथ लेना है। शाल बी कट एंड रिमूव, डिपेंडिंग सुटेबल लेंथ ऑफ रेल डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ जॉइंट टू बी इंसर्ट शाल बी कट एंड रिमूव। यानी कि ये यहाँ क्या कह रहा है, अब ये मैंने डायग्राम बनाया था वैसे ही कुछ है कि मेरे सेक्शन में इस जगह पे मुझे ग्लूट जॉइंट डालनी है, मान के चलो ये ये जो यहाँ पे एक मार्किंग कर देता हूँ मैं, से यहाँ पर हमें समझो ये जगह पर हमें ग्लूट जॉइंट इंसर्ट करना है। तो कट क्या हिसाब से लगाएंगे, कितना लंबा हमारा ग्लूट जॉइंट है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना लंबा मेरा ग्लूट जॉइंट होगा उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे जो सेक्शन के एग्जिस्टिंग रेल जहाँ पर है उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कट और यहाँ कट लगाएंगे। ठीक है, कट एंड रिमूव, फिर रेल का टुकड़ा को क्या किया हमने, निकाल दिया। निकाल देंगे तो ये रेल का टुकड़ा जो है बगैर ग्लूट जॉइंट का वो इधर आ गया। फिर आप क्या करेंगे, तो ग्लूट जॉइंट शाल बी प्लेस्ड इन पोजीशन, यानी अब ग्लूट जॉइंट हमने डाल दिया, सेक्शन में हमने क्या किया, ग्लूट जॉइंट इंसर्ट कर दिया।
तो यही वो कह रहा है कि द ग्लूट जॉइंट शैल बी प्लेस्ड इन पोजीशन एंड प्लेस्ड इन पोजीशन, यानी जगह पर डाल दिया, एंड शैल बी वेल्डेड एट द टू एंड्स बाय एन अप्रूव्ड मेथड। अब ये जो दो जगह हमारी बची, यहाँ पे जो दो जगह बची, इनको क्या करना है, वेल्ड कर देना है। ठीक है, जो भी मेथड होगा अप्रूव मेथड, यानी आजकल हमारे एटी वेल्ड ही होता है, वो कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ ग्लूट जॉइंट इन एन एग्जिस्टिंग एलडब्ल्यूआर, एग्जिस्टिंग एलडब्ल्यूआर है। ठीक है, तो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ ग्लूट जॉइंट इन एन एग्जिस्टिंग एलडब्ल्यूआर द मेथड यूज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रेल फ्रैक्चर एज आउटलाइन इन द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन एलडब्ल्यूआर शैल बी अडॉप्टेड। ठीक है, जैसे रेल फ्रैक्चर हमारा होती है तो किस तरीके से हम लोग स्टेप्स अडॉप्ट करते हैं, चार स्टेप्स है, इमरजेंसी, रिपेयर, टेम्पररी और परमानेंट, बाद में उसके अंदर लोकल डिस्ट्रेसिंग। तो वैसे यहाँ पर अगर हमारे सेक्शन में एग्जिस्टिंग एलडब्ल्यूआर में इंस्टॉल करना है तो वही स्टेप्स हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, इसको एक रेल का टुकड़ा समझ के हम लोग वही प्रोसीजर यहाँ पर हम लोग करेंगे। यही यहाँ पर उनका बोलने का मतलब, जब हम एलडब्ल्यूआर पढ़ेंगे तो एलडब्ल्यूआर के अंदर ये सब चीजें आ जाएगी। फिलहाल के लिए तो इतना ध्यान देते हैं कि जैसे हम लोग एलडब्ल्यूआर में रेल बदली करने पे जो प्रिकॉशंस हमको लेना है, वो प्रिकॉशंस हमको यहाँ पर ग्लूट जॉइंट इंसर्शन में भी लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, while inserting the glute joint in track its length should be decided। जब ट्रैक में ग्लूट जॉइंट को इंसर्ट करते हैं तो उसकी लंबाई, इसकी किसकी लंबाई, ग्लूट जॉइंट की लंबाई, इट्स लेंथ शुड बी डिसाइडेड सच दैट एट द स्टेज ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट चेंजिंग ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स इज अवॉइडेड। यानी कि ग्लूट जॉइंट इंसर्ट हम करें तो इस तरीके से करें कि अगर कभी ग्लूट जॉइंट बदली करना पड़े तो उसके आसपास की रेलें भी बदली करने की नौबत ना आए। ठीक है, दिस वुड अवॉइड, what will happen, this would avoid the need of additional AT weld। यानी इस तरीके से करें कि वापस से कोई वेल्डिंग वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं। दिस वुड अवॉइड द नीड ऑफ एडिशनल वेल्ड। द लेंथ ऑफ द ग्लूट जॉइंट में बी रिड्यूस अप टू 5.5 मीटर। The length of the glute joints may be reduced up to 5.5 meter while inserting in the track in order to achieve this objective। यानी कि वो ये क्या कह रहा है कि मेरे सेक्शन में हमने एक ग्लूट जॉइंट डाला, ठीक है, फिर उसको बदली करना है तो दोबारा जो है एडजॉइनिंग रेल बदली ना करना पड़े, यही ग्लूट जॉइंट में बदली करके काम हो जाए। आ रही बात समझ में, कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब हमने यहाँ पर ये ग्लूट जॉइंट हमने डाला, मान के चलो कि किसी कारण से हमको इसको बदली करना पड़ा, तो ऐसा ना हो कि इसको अभी हम लोग ने निकाला तो काट के यहाँ से दोनों तरफ से निकाला तो यहाँ आजू बाजू की भी रेलें भी बदली करनी पड़ जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे ट्रैक में 4 मीटर से कम की दूरी पर कोई ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। देर आर, इफ देर आर टू ज्वाइंट्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ से 4 मीटर, तो वो क्या ट्रीट किया जाता है, आईएमआर ट्रीट किया जाता है, तो उसको निकालना पड़ता है। तो हम ग्लूट जॉइंट की लंबाई 6 मीटर है तो उसको ऐसा ना करें कि पूरा 6 मीटर मिनिमम 6, तो 6 डालने के लिए मैं ऐसा करूं कि अगला जॉइंट जो है यहाँ से अगली जो रेल के अंदर जो दूसरा कोई जॉइंट होगा, मिसाल के तौर पे एक जॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक जॉइंट ऑलरेडी है। अब ये जो दोनों के बीच की दूरी जो है, ग्लूट जॉइंट हमने बदली किया तो इनकी दूरी जो है कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 4 मीटर से कम हो गई। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये रेल भी निकालो ये भी रेल निकालो, झंझट हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कहते हैं कि अगर ऐसा है कि यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉइंट है दोनों तरफ, तो ग्लूट जॉइंट बदलने के टाइम पे 6 मीटर मिनिमम लेंथ ऑफ रेल तो बोला था, लेकिन दिस में भी रिड्यूस अप टू 5.5 मीटर। अब उसके जो है 5.5 मीटर तक उसकी लंबाई को रिड्यूस किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अवॉइड मल्टीपल जॉइंट्स। ठीक है, ये करेक्शन स्लिप नंबर 7 के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट, फॉर द रिप्लेसमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जॉइंट सिमिलर प्रोसीजर एज मेंशन्ड अबव शैल बी फॉलोड। वही जब जॉइंट को बदली करना है तो यही जो स्टेप मैंने करेक्शन स्लिप 7 में बताया इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लूट जॉइंट शैल बी चेक्ड इन एसोसिएशन विद कंसर्न सिग्नलिंग स्टाफ बिफोर इंसर्शन इन ट्रैक। ठीक है, ये तो फैक्ट्री में टेस्ट हो गई, ड्राई टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, डायमेंशनल टॉलरेंस देखा, ड्राई टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, वेट टेस्ट सब हो गया। लेकिन ट्रैक में इंसर्ट करने के पहले क्या करना, जो कंसर्न सिग्नलिंग डिपार्टमेंट वाला होगा ना, उसके साथ में जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ग्लूट जॉइंट की चेक कर लेना उसके सामने सामने। नहीं तो वो बाद में बोलेगा कि नहीं तुम्हारा ग्लूट जॉइंट जो है शॉर्ट है। सप्लाई इंजीनियरिंग का है ना, जब हमारा फिश प्लेट था तो सब जिम्मेदारी सिग्नलिंग की थी,
तो वो नहीं बोलते थे, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट की। तो बाद में वो क्या कहेगा, उसका कुछ फेलियर होगा तो वो कहेगा कि नहीं सिग्नल ये जो है कुछ तो इस ग्लूड जॉइंट के साथ प्रॉब्लम है। इसलिए कहते हैं कि ट्रैक में इंसर्ट करने से पहले पहले क्या किया जाए, सिग्नलिंग स्टाफ को बुला के उसकी टेस्टिंग करा ली जाए, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि यस एवरीथिंग इज फाइन, आप जो आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेंटेनेंस ऑफ ग्लूट जॉइंट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूट जॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो पहला है बलास्ट। द बलास्ट इन ट्रैक इन द विसिनिटी ऑफ द ग्लूट जॉइंट शैल बी क्लीन। बलास्ट कैसी हो, जो ग्लूट जॉइंट के आसपास हो, वो साफ सुथरी हो। टू एंश्योर प्रॉपर पैकिंग एंड एफिशिएंट ड्रेनेज। पैकिंग अच्छी हो, उसके अंदर सफिशिएंट वॉइड्स हो, और ड्रेनेज अच्छी हो। तो जहां पर खास करके ग्लूट जॉइंट है वहां पर जो है बलास्ट एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी केकिंग या फाउलिंग वगैरह मटेरियल नहीं होना चाहिए, और पैकिंग उसकी अच्छी होना चाहिए। इट शुड बी एंश्योर दैट द बलास्ट इज, ये भी ध्यान रखना, इट शुड बी एंश्योर दैट द बलास्ट इज क्लियर ऑफ रेल्स एंड रेल फास्टनिंग। जहां ग्लूट जॉइंट होगा वहां पर बलास्ट, रेल या रेल फास्टनिंग जो हमारी चाबी वगैरह यहाँ पर ना पड़ी जाए, ना नहीं हो। नेक्स्ट कहता है क्लियरेंस फ्रॉम अंडर साइड ऑफ रेल टू बलास्ट शैल नॉर्मली नॉट बी लेस देन 50 mm। यानी ये हमारी समझो यहाँ पे एक रेल है, ये कौन सी जगह है, ये ऐसी जगह जहां पर ग्लूट जॉइंट लगी है वहां की बात हो रही है। ये ग्लूट जॉइंट की पट्टी सट्टी लगी, तो इन जगहों पर क्या कह रहा है कि मेरे ट्रैक में हम बलास्ट डालते हैं ना, हम अपने ट्रैक में जो बलास्ट डालते हैं, जो मेरा बलास्ट का जो टुकड़ा वगैरह होता है, ये इसके बारे में कह रहा है कि इनके बीच में मिनिमम मिनिमम रेल के फुट के और बलास्ट का जो टॉप के बीच में मिनिमम 50 mm का गैप हो। 50 mm क्लियरेंस होना चाहिए। तो द क्लियरेंस ऑन द अंडर साइड ऑफ रेल, यानी रेल के नीचे के हिस्से से, तो बलास्ट नॉर्मली नॉट बी लेस देन 50 mm। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि बलास्ट जो है आपको टच ना करे, नीचे से टच ना करे। ये एक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टैंपिंग ऑफ ग्लूट जॉइंट। क्या कर रहा है, बिटवीन टू सक्सेसिव टैंपिंग ऑफ ग्लूट जॉइंट, बिटवीन टू सक्सेसिव टैंपिंग ऑफ ग्लूट जॉइंट बाय ट्रैक मशीन। यानी कि जब टैंपिंग मशीन आई ग्लूट जॉइंट को टैंपिंग किया, तो एक फर्स्ट टाइम आई थी, अब ये राउंड नंबर 2। फर्स्ट राउंड आई थी पहले समझो, इसके बाद वापस से आई, तो 2 सक्सेसिव राउंड हो गया इनके बीच में। बिटवीन टू सक्सेसिव राउंड टैंपिंग ऑफ ग्लूट जॉइंट, सक्सेसिव glute joint by track machine, proper maintenance attention input should be given to glute joint for the upkeep and proper function। यानी कि जब भी हम लोग टैंपिंग करते हैं, टैंपिंग के बाद में और अगला टैंपिंग के पहले पहले जो है जॉइंट का प्रॉपर मेंटेनेंस जो है, उसका अटेंशन वगैरह पे ध्यान देना है, ताकि उसका फंक्शनिंग बराबर होता रहे। For the upkeep of the insulating properties of the glute joint, assistance should be provided by engineering staff as and when required by signal। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्लूट जॉइंट का जो है मेंटेनेंस वगैरह के लिए कह रहा है, तो फॉर द अपकीप ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूट जॉइंट असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड बाय इंजीनियरिंग स्टाफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय सिग्नलिंग। तो ग्लूट जॉइंट के मेंटेनेंस के लिए जो भी सहायता लगे इंजीनियरिंग स्टाफ को, सिग्नलिंग स्टाफ की मदद करनी है, सहायता करनी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट, एज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी इंसुलेटेड जॉइंट, जैसे ऑर्डिनरी इंसुलेटेड जॉइंट क्या केस होता है, ऐसे ही यहाँ पर द मेटल बर्स और फ्लोज एट द एंड्स ऑफ द रेल शैल बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। ये मैंने बताया था कि हमारी जहाँ दो रेलें हमारी आकर जुड़ रही है, ये समझो हमारी एक रेल है और ये समझो हमारी दूसरी रेल है, तो इनके अंदर क्या होता है, गाड़ियां चलने से धीरे 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 क्या हो जाता है, ऊपर सरफेस पे बर फॉर्मेशन होने लगता है ना, बर फॉर्मेशन होने लगता है। इसको क्या कहा जा रहा है कि समय समय पर इसको क्या कर रहा है, काटा जाए, इसको काट के निकाला जाए। क्यों, इन ऑर्डर टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। द बर फ्लो शैल बी रिमूव स्किलफुली अवॉइडिंग डैमेज टू द एनपोल। अब यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर यहाँ पर समझो बर फॉर्मेशन हुआ,
तो जब बर को काटना है तो इतना ध्यान से काटे, इतना एहतियात से काटे कि एंड पोस्ट हमारी डैमेज ना हो। भाई बर काटने के चक्कर में एंड पोस्ट कोई डैमेज कर दिया, काट दिया, वो नहीं चलेगा। तो द बर शैल बी रिमूव स्किलफुली अवॉइडिंग डैमेज टू द एंड पोस्ट, वो यहाँ पर कह रहे हैं। इट शैल बी ensured that live cinders which may damage glute joint are not dropped in the vicinity of such joints। यानी कि लाइव सिंडर्स, यानी कि जो हमारा जो है क्या कह सकते हैं, सिंडर बोले तो आपका जो है बर्निंग सॉर्ट ऑफ जो है कोयला वगैरह जैसा होता है ना, उस तरीके की कोई चीज, उस तरीके की कोई चीज, जलता हुआ लकड़ा का टुकड़ा, कोयला, ऐसी कोई चीज, उसे लाइव सिंडर्स विच में डैमेज ग्लूट जॉइंट आर नॉट ड्रॉप्ड इन द विसिनिटी। तो ये ध्यान देना है कि जो चलती गाड़ी में कोई जलता हुआ आग का टुकड़ा, कोयला, लकड़ा वगैरह, उस सब से जो है बचाया जाए। ठीक है, उन सब चीजों से बचाया जाए। क्यों? ये रेजिन है, आग लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। इस वजह से मना किया है कि लाइव सिंडर से बचाया जाए। नेक्स्ट, फेल्ड ज्वाइंट। नेक्स्ट क्या है? फेल्ड ज्वाइंट। नॉर्मली नो रिलेटिव मूवमेंट शाल अकर बिटवीन रेल्स एंड फिश प्लेट्स एट द ग्लूट जॉइंट। आमतौर पे क्या कह रहा है, फिश ग्लूट जॉइंट बनाने का मकसद है कि रेल और फिश प्लेट के बीच में किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना हो। ठीक है, इन केस, आगे कहता है, इन केस फेलियर ऑफ द जॉइंट अकर्स बाय सेपरेशन ऑफ रेल्स और फिश प्लेट सरफेस विद कॉन्सिक्वेंट रिलेटिव मूवमेंट। अगर ऐसा होता है कि फिश प्लेट और रेल आपस में एक दूसरे से जो दूर हो गई, ठीक है, अगर उन्होंने बॉन्डिंग छोड़ दिया, सिंपल क्या है, फिश प्लेट और रेल के बीच में सेपरेशन होना, यानी उनके अंदर जो बॉन्डिंग थी ग्लू की वो छूट गई, तो क्या करना, तो अभी जो डैमेज, द डैमेज ग्लू जॉइंट में बी रिप्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल बाय अ न्यू जॉइंट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जॉइंट क्या है, फेल हो गया, उसे निकाला जाएगा, नया ग्लू जॉइंट डाला जाएगा जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट इज reclamation ऑफ damaged glute joint। next is reclamation of damaged glute joint। reclamation of damaged glute joint, तो क्या कह रहा है उसके बारे में, the damaged glute joint removed from the track shall be stripped of the glue to reclaim fish plates to the extent possible। अगर कोई glute joint डैमेज हो जाए तो उसमें जो जो पट्टियां लगी होती ग्लूट जॉइंट में, फिश प्लेट्स, उसे जो है ग्लू से निकाल के जितना हो सके उतना ग्लू वगैरह निकाल के इसको रिक्लेम कर लिया जाए, यानी कि पट्टियों को हमारी बचा लिया जाए। दिस वर्क इज बेस्ट डन इन वर्कशॉप। ये सबसे अच्छा कहाँ हो पाएगा, वर्कशॉप में। फॉर दिस पर्पस ग्लू जॉइंट शाल बी हीटेड बाय ब्लो लैम्प टू अ टेम्परेचर ऑफ ओवर 200 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए क्या करना, अगर ग्लू जॉइंट को हमारा डैमेज हो भी गया तो उसको जो है गर्म करना। कोई ब्लो लैम्प जो होता है ना, ब्लू कलर का एक लैम्प आता है, वो उसको दिखा के उसकी फ्लेम दिखा के क्या करना, हीट करना, अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे तो ग्लू क्या होएगा, लूज होने। एज सुन एज द ग्लू क्लिंजिंग टू द थ्रेड्स ऑफ फिश बोल्स बिकम थिन, यानी पिघलने लगेगा, नट शैल बी लूजन एंड फिश बोल शैल बी पुल्ड आउट। यानी कि 200 डिग्री पे जब हमने हीट किया तो जो है हमारी पट्टियां जो है वो थोड़ा सा हीट होने की वजह से जो बॉन्डिंग जो था वो लूज हो जाएगा। और जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जो फिश बोल्ट में जो थ्रेड वगैरह में जो ग्लू लगा था वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, यानी कि नरम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी उसे क्या करेंगे, फिश बोल्ट को भी निकाल देना, लूज कर देना, फिश बोल्ट शैल बी पुश्ड आउट। A chisel shall be inserted between the rail and fish plate। रेल और फिश प्लेट के बीच में जो है बॉन्डिंग हो गई थी ना, वहां पे बीच में छैनी जो होती है ना, छैनी, चिजेल, वो इंसर्ट करके हैमरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेंटल एंड केयरफुल ब्लो ऑफ हैमर, द फिश प्लेट शैल बी रिमूव। यानी कि जो हमारा जो पट्टियां थी, हल्का जेंटली हैमरिंग करके निकाल दिया जाएगा, यानी हमारी पट्टी हम निकाल लेंगे, नट बोल्ट निकाल देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिक्लेम, यानी कि उसको रीयूज करने की बात हो रही है, रिक्लेम। ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है इसी में, नेक्स्ट वो कहता है द फिश प्लेट शैल बी क्लीन्ड ऑफ ग्लू। फिश प्लेट में जिसमें ग्लू लगा था उसको क्या करेंगे, क्लीन्ड ऑफ ग्लू। जो फिश प्लेट थी उसमें जो ग्लू लगा था, क्लीन्ड ऑफ ग्लू, ड्राइड, सुखा दिया जाएगा, केप्ट इन स्टॉक फॉर रीयूज इफ रिक्वायर्ड। उसको स्टॉक में फिर से रख दिया जाएगा ताकि कभी बाद में जरूरत पड़े तो यूज कर सके। आफ्टर असर्टेनिंग दैट देयर इज नो फिजिकल डैमेज। ये देख लेना कि फिश प्लेट में किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, कोई क्रैक ना हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है नॉचिंग वगैरह नहीं हुआ हो, होल्स हमारे अच्छे हैं, कुछ उसके अंदर डैमेज नहीं है।
तो अगर सब कुछ ठीक ठाक पट्टी लग रही है तो ग्लू निकाल दिया, उसको सुखा दिया, फिर से स्टॉक में रख देंगे, जरूरत पड़ी तो फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है रिलीज रेल्स इफ वर्न आउट में बी डिस्पोज्ड ऑफ एज स्क्रैप एज पर एक्सटेंट प्रैक्टिस। रिलीज रेल्स इफ वर्न आउट में बी डिस्पोज ऑफ एज स्क्रैप। जो रेल हमारी जो निकली अगर वो डैमेज हो गई, रिलीज रेल इफ वर्न आउट यानी उसके अंदर वियर हो गया, पुरानी हो गई है ना हमारी रेल, समझो सर्विस में रहते हुए, रिले तो वर्न आउट, तो क्या करेंगे, मे बी डिस्पोज ऑफ एज स्क्रैप, तो उसको क्या करेंगे, स्क्रैप में, भंगार में, जो हमारा जो लॉट होता है स्क्रैप का उसमें डाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट कहता है रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लू जॉइंट शैल बी डन ऑन कंडीशन बेसिस। ग्लू जॉइंट को जो हम बदली करेंगे कंडीशन बेसिस पे करेंगे, एज पर पैरा 7021/5 ऑफ IRPWM 2020। IRPWM पैरा 702(1)F में लिखा है कि भाई आपकी जो भी ग्लू जॉइंट, देखो सिंपल इसके अंदर क्या लिखा मैं आपको मैनुअल में भी लेकर जाके दिखा देता हूँ वैसे अभी, लेकिन उधर पे क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर यही लिखा है कि भाई ग्लू जॉइंट का जो पर्पस है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट रिक्वायरमेंट तो क्या करेंगे, उसको बदली कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे। ठीक है, ये वाला भी पैरा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लू जॉइंट फॉर सैंक्शन कोडल लाइफ ऑफ इंसुलेटेड ग्लू जॉइंट में भी टेकन एज। अब ग्लू जॉइंट की लाइफ की बात हो रही है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये सब। 60 kg और 60 रेल सेक्शन विद 6 mm थिक एंड पोस्ट 400 GMT। अगर 60 kg यूआईसी या 60 की रेल यूज कर रहे हैं हम लोग तो 6 mm का, और जिसके अंदर 6 mm थिक एंड पोस्ट है, तो उसकी लाइफ कितनी होगी, ग्लू जॉइंट की लाइफ, उस ग्लू जॉइंट की लाइफ कितनी होगी, 400 GMT। आमतौर पे 60 kg रेल की लाइफ होती है 400 GMT। हमारे ये रिन्यूअल के चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि जो स्पेशल असेट्स होते हैं वहां पे लाइफ 50% हो जाती है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है अगर 60 kg की रेल हो चाहे 61 की रेल हो और 6 mm का थिक एंड पोस्ट है तो उसकी लाइफ हो जाएगी 400 GMT। अगला कहता है, अगला क्या कहता है, फॉर 60 kg और 61 रेल सेक्शन विद 10 mm थिक एंड पोस्ट, एंड पोस्ट की थिकनेस 10 mm है, और दूसरा 52 kg विद 6 mm और 10 mm थिक। 60 kg वाले अगर 10 mm की है तो भी, और 52 kg की 6 mm की हो चाहे 10 mm की थिक एंड पोस्ट हो, उसके अंदर लाइफ 25% ही रहेगी, 200 mm GMT ओनली। दिस इज एज पर करेक्शन स्लिप नंबर 8। ठीक है, ये मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि वापस इसको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ग्लू जॉइंट शैल बी डन ऑन कंडीशन बेसिस एज प्रिस्क्राइब्ड इन IRPWM, वो हम देख लेंगे। दूसरा क्या कहता है, ग्लू जॉइंट की जो लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो अगर 60 kg की रेल है, 60 kg की रेल है और 6 mm थिक एंड पोस्ट है, यानी कि जो दो बीच में जो इंसुलेशन है 6 mm थिक है, तो उसकी लाइफ 400 GMT। लेकिन अगर 10 mm थिक एंड पोस्ट के साथ में 60 kg की रेल है, उसकी लाइफ 200 GMT। दूसरा, अगर 52 kg की रेलें हैं ग्लू जॉइंट की, चाहे उसके अंदर 6 mm का थिक एंड पोस्ट, 6 mm थिक एंड पोस्ट हो या 10 mm थिक एंड पोस्ट हो, तो उसकी लाइफ 200 GMT हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको जरा मैनुअल में से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पैरा जो उन्होंने बताया ना वो पैरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैरा क्या था, पैरा 7021F, पैरा 7021F, तो जरा मैं आपको वो दिखा देता हूँ, पैरा नंबर 702 IRPW। ठीक है, लेटेस्ट, ये 1B DEF। देखिए मैंने कहा था ना आपको, वही चीज है यहाँ पर, कुछ अलग नहीं है। 1F यही है, देखिए क्या कह रहा है, रिन्यूअल ऑफ स्पेशल ट्रैक कंपोनेंट्स लाइक SCJ और ग्लूट जॉइंट, दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, रिन्यूअल ऑफ सच स्पेशल ट्रैक कंपोनेंट्स टू बी प्लान्ड आफ्टर दे हैव डीजेनरेटेड टू अ लेवल वेयर दे आर नॉट एबल टू सर्व देयर डिजायर्ड पर्पस। क्या मतलब है, एससीजे और ग्लूट जॉइंट, एससीजे का काम क्या है भाई, फ्री एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो काम नहीं कर रहा है उसको बदली कर दो। ग्लूट जॉइंट है, ग्लूट जॉइंट का काम है इंसुलेशन का वैल्यू दिया है कुछ, इंसुलेशन देना है, ट्रैक रेजिस्टेंस देना है, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसे बदली कर दो। यही पैरा 7021F के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों जो है आज का सेशन यहीं
इसी के साथ हम लोग आप आज का सेशन यहीं पर हम टर्मिनेट करते हैं, और कल जो है इसी के साथ में अगले जो है पॉइंट के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे जो है वो चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।